जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि हेयक ने बताया कि अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र का एकमात्र कारण निवेश की अधिक मात्रा का हो जाना है। यानी इसीलिए इस थ्योरम का नाम है ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरम। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में ब्याज की दरें इतनी कम हो जाती हैं कि लोग ज्यादा मात्रा में निवेश करने लगते हैं, और जब अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा बढ़ती है तो उसके परिणाम स्वरूप मल्टीप्लायर काम करता है और अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ जाती है। जब राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ जाएगी तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में डिमांड यानी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, और जब अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो इस प्रकार हमारे जो पास जो प्रॉस्पेरिटी की स्थिति वो दिखाई पड़ेगी। तो चलिए आइए इसके कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, और बहुत केयरफुली 3 पॉइंट में आपको मैं साथ में डिस्कस करूंगा। उन 3 पॉइंट को अगर आपने समझ लिया तो हेयक का सिद्धांत ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरम आसानी समझ में आ जाएगा। तो मैं अपनी पीपीटी शेयर कर रहा हूं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है इसलिए मैं एक ब्लैंक पीपीटी के साथ ही आपके साथ काम करूंगा। एंड ब्लैंक पीपीटी के अंतर्गत आप देखोगे, हाँ तो ब्लैंक पीपीटी आपको दिख रही होगी विद द हेडिंग। तो ये आज जो हमारा टॉपिक हो जाता है वो है हेयक, यानी हॉट्रे के बाद हेयक का मॉनेटरी ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी। देखो एक तो होता है आपका इन्वेस्टमेंट और एक हो जाता है ओवर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हेयक ने बताया कि जो व्यापार चक्र होता है, ट्रेड साइकिल होता है, इसका एकमात्र कारण होता है ओवर इन्वेस्टमेंट। अब ये ओवर इन्वेस्टमेंट होता कैसे है, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को पहले समझने का आप प्रयास करिए मेरे साथ कि व्हाट डू यू मीन बाय ओवर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में हम क्या करते हैं, डिमांड बढ़ी वस्तुओं की डिमांड बढ़ने के परिणाम स्वरूप हम लोग क्या करते हैं कि हम कंपनी डालने लगते हैं और वो कंपनी इन्वेस्टमेंट कहलाती है। बट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर इन्वेस्टमेंट, दिस इज द क्वेश्चन मार्क हमारे पास आ जाता है। तो देखो आपने देखा होगा जो सोसाइटी होती है उस सोसाइटी में गुड्स की डिमांड अचानक बढ़ जाती है किसी कारण से। मान लीजिए जो गुड्स है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो उस गुड्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम एक कंपनी डालते हैं और उस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपके पास इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। अब देखो जितना तेजी से आपके गुड्स बिकेंगे इस कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा, इस कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा। तो अब आपने देखा होगा कि ये जो कंपनी होती है ये मार्केट से अपना लाभ कमाती है और उस लाभ के आधार पर ये इन्वेस्टमेंट करती है और एम्प्लॉयमेंट लोगों को प्रोवाइड करती है। लेकिन अब आप इमेजिन करो कि इस कंपनी में जितनी मशीनें लगी होंगी उन मशीनों को बनाने वाली भी एक कंपनी होगी, मशीनों को बनाने वाली भी एक कंपनी होगी, और ये कंपनी जो कंपनी लगाई गई उस कंपनी के पार्ट्स को बनाती है। ठीक है, इसका मैच्योरिटी टाइम, टेक्निकल वर्ड याद रखना, मैच्योरिटी टाइम, जिसको हिंदी में आप परिपक्वता अवधि कहते हो, परिपक्वता अवधि कहते हो, इसकी परिपक्वता अवधि बहुत बड़ी होती है। साथ ही साथ डायरेक्ट बेनिफिट इसमें नहीं होते हैं, इसमें डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होते हैं। यानी अगर अर्थव्यवस्था में सपोज दैट मोबाइल की डिमांड बढ़ जाती है, यहां पे मैंने मोबाइल कमोडिटी मांगा कि स्मार्टफोन की डिमांड बढ़ जाती है, तो उस स्मार्टफोन के कारण स्मार्टफोन बनाने वाली जो कंपनी होगी, आपने कई कंपनी देखा होगा, एप्पल आपने देखा होगा, आपने देखा होगा रेडमी आपने देखा होगा, ठीक है, आपने सैमसंग देखा होगा, देयर आर द मेनी मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है। तो ये बहुत ज़्यादा जो मैन्युफैक्चर्ड कंपनी होती हैं ये क्या करती हैं, अपने आउटपुट को बढ़ा देती हैं, तो डायरेक्ट बेनिफिट इनको मिल जाता है, ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। और डायरेक्ट बेनिफिशियरी के साथ ही साथ इसमें कम पूंजी की रिक्वायरमेंट होती है। 40 मान लीजिए 4 करोड़ में एक कंपनी स्टेब्लिश हो गई, ठीक है, तो इसमें इसका जो मैच्योरिटी टाइम होता है, कंपनी का जो रिटर्न देने का टाइम होता है वो कम होता है।
ठीक है। और इसका डायरेक्ट उपभोक्ता मार्केट से लिंक होने के कारण यह लाभ भी देने लगता है। लेकिन जो हमारे पास इस मोबाइल कंपनी को जो प्रोडक्ट्स बना रही है, उन मशीनों को बनाने वाली जो मशीनें होती हैं, उसको हम लोग हायर स्टेज इंडस्ट्री कहते हैं। हायर स्टेज इंडस्ट्री, नोट करिएगा, यह टेक्निकल वर्ड है। और इसमें जो मशीनें लगी हैं उसको लोअर स्टेज इंडस्ट्री कहते हैं। इसको हम LSI और इसको HSI के नाम से जानते हैं। अब देखो, पूरे भारत में या पूरे विश्व में एक ही दो कंपनियां होंगी जो मोबाइल फोन के पार्ट्स को बनाती होंगी। आज हम हैं, मैंने अपनी कंपनी सैमसंग स्टार्ट किया। मैंने क्या किया, इनसे कंपनी खरीदी, कंपनी के पार्ट्स को खरीदा और उसको एस्टेब्लिश किया। उसमें लोगो क्या लगाया, होलोग्राम क्या लगाया, सैमसंग। उसी प्रकार एक आई कंपनी, उसने इससे खरीदा मशीनें और उसको भारत के दूसरे कोने में लगाया और उसने उसका होलोग्राम दिया रेडमी, या ऐसे करके कुछ हो सकता है। तो दो प्रकार की इंडस्ट्री इकोनॉमी में पाई जाती है। ठीक है, एक इंडस्ट्री होती है लोअर स्टेज इंडस्ट्री, जो डायरेक्ट गुड्स एंड कमोडिटी मार्केट से जुड़ा होता है। ठीक है, इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है, स्वेटर की मान लो डिमांड बढ़ गई, तो स्वेटर बनाने वाली जो कंपनी होगी वो स्वेटर का प्रोडक्शन बढ़ाएगी, बट एक लिमिट तक। एक लिमिट के बाद जब देखेगी कि स्वेटर तो फैशन में आ चुका है, ठीक है, हो सकता है कि गर्मियों में लोग स्वेटर पहनने लगे, कोई ऐसा रीजन हो जाए, मान लीजिए अल्ट्रावायलेट रेज से कोई प्रॉब्लम आने लगे और लोगों को मोटा कपड़ा पहनना पड़े, तो वो क्या करेंगे, स्वेटर के तागे वाली चीजें पहनने लगे, सपोज दैट। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हो जाए। तो उसके परिणाम स्वरूप ये कंपनी अपनी क्या करेगी, प्लांट्स को बढ़ाएगी। जब कंपनी प्लांट्स को बढ़ाएगी तो इस इंडस्ट्री को, हायर स्टेज इंडस्ट्रीज को ऑर्डर्स करेगी, ऑर्डर्स करेगी कि मुझे और प्लांट्स लेने हैं, आप मशीनें मुझे दो। तो जब अर्थव्यवस्था में देखो, निवेशक दो प्रकार के होते हैं, एक लोअर स्टेज इंडस्ट्री में लगाते हैं और एक हायर स्टेज इंडस्ट्री में पैसा लगाते हैं। तो जब अर्थव्यवस्था में ब्याज की दरें कम होती हैं तो उत्पादक क्या करता है, लोअर स्टेज इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करता है और उसके साथ ही साथ वो हायर स्टेज इंडस्ट्री में भी इन्वेस्टमेंट करता है। तो इस कहानी को, यानी दो दो स्टेज पर इन्वेस्टमेंट हुआ, इस कहानी को हम लोग क्या कहेंगे, ओवर इन्वेस्टमेंट। ओवर इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है डिमांड मार्केट में एक जगह पर बढ़ती है, बट उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए डायरेक्ट कंपनी में उत्पादक जो निवेश करते हैं वो लोअर स्टेज इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हुआ और उसके साथ ही साथ अपर स्टेज इंडस्ट्रीज या हायर स्टेज इंडस्ट्रीज में भी निवेश करते हैं। तो जब अर्थव्यवस्था में दो दो प्रकार का निवेश होता है तो इन दो प्रकार के निवेश को हम लोग इकोनॉमिक्स में ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरम कहते हैं। ठीक है, मुझे लगता होगा अब आपको ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरम की डिफिनीशन क्लियर हो गई। यानी दो प्रकार की इंडस्ट्री होती है, देयर आर द टू टाइप्स इंडस्ट्री। मैं अगर इसको डिफाइन करना चाहूं, इंडस्ट्री दो प्रकार की होती है। पहली जो इंडस्ट्री होती है वो लोअर स्टेज इंडस्ट्री होती है, लोअर स्टेज इंडस्ट्री होती है जिसको LSI कहते हैं। ये डायरेक्ट उपभोक्ता बाजार से जुड़ी हुई होती है। आप और हम सबसे पहले उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं जिसमें रिटर्न जल्दी आने लगे। रिटर्न का मतलब पैसा लगाएं, महीने भर में पैसा वापस आने लगे, 2 महीने में आने लगे, हमारी उत्सुकता बनी रहती है कि कितनी जल्दी ये प्रोजेक्ट हमारा पैसा दे जाए। तो जो छोटे निवेशक होते हैं वो लोअर स्टेज इंडस्ट्रीज में पैसा लगाते हैं। ये डायरेक्ट कंज्यूमर मार्केट से जुड़ा होता है, तो इसके द्वारा जो मैन्युफैक्चर्ड कमोडिटी होती है वो तुरंत मार्केट में बिक जाती है। लेकिन एक दूसरी इंडस्ट्री होती है जिसको हम लोग अब क्या कहते हैं, हायर स्टेज इंडस्ट्री कहते हैं। हायर स्टेज इंडस्ट्री कहते हैं और इसको HSI के नाम से जाना जाता है। HSI क्या कहलाता है, ये डायरेक्ट मार्केट से नहीं जुड़ा होकर के ये लोअर स्टेज इंडस्ट्री की डिमांड से जुड़ा होता है। और लोअर स्टेज इंडस्ट्री तब डिमांड बढ़ाएगा मशीनों की जब मार्केट में उसको अच्छी डिमांड प्रोडक्ट की हो। ऐसे नहीं छोटी मोटी डिमांड पर वो तुरंत प्लांट बढ़ा देगा। जब स्थायी रूप से इन द टर्म ऑफ लॉन्ग टर्म तक वो देखता है कि मार्केट में दैट हैव द ग्रेट अपॉर्चुनिटी, उसको लगता है जैसे इस समय भारत में अगर मैं कहूं कि लॉन्ग टर्म में डिमांड बढ़ने ही बढ़ने वाली है तो प्रोडक्ट का नाम क्या होगा,
आपका आंसर होना चाहिए सर सरिया। सारे मकान, सारे लोगों की इच्छा कि मेरा मकान अच्छा मकान हो। तो यानी इन फ्यूचर में सरिया सीमेंट मार्केट का जो है वो बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है। क्यों होने वाला है? बिकॉज ऑफ, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जितनी रोडें बन रही हैं वो अब हमारा तारकोल वाला रोड न रह करके सीमेंट वाला रोड बन गया है। अब हमारे जो ग्राउंड है वो सीमेंटेड कन्वर्ट हो रहा है, पार्क सीमेंट से बन रहे हैं, पार्क के किनारे जो टाइल्स लगती हैं वो सीमेंट से बन रही हैं। दैट हैव द बिग मार्केट। तो इस मार्केट को से के बेनिफिट से लोअर स्टेज इंडस्ट्री जुड़ी है, और इनकी मशीनों को बनाने वाली जो मशीन होती है वो हायर स्टेज इंडस्ट्री से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में हायर स्टेज इंडस्ट्री कभी कभी ये इतनी महंगी लगती है कि इसमें 100 करोड़ रुपए आप लगा दीजिए और 10 साल तक ये बनती रहती है, 10 साल 20 साल, लेकिन ये रिटर्न देने का नाम नहीं लेती है। रिटर्न देने का नाम नहीं लेती मतलब, क्योंकि इसका जो गर्भाधान अवधि है, जिसको हम लोग हिंदी में इंग्लिश में मैच्योरिटी पीरियड कहते हैं, वो बहुत बड़ा होता है। और इसमें कोई उत्पादक तभी आता है जब उसके पास बहुत एक्सेस मनी है एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन द फ्यूचर मार्केट पर है। ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि भविष्य का जो बाजार होगा वो बहुत अच्छा होने वाला है। तब कोई, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, कह रहे 2030 तक हम इंसान के ब्रेन में चिप लगा देंगे, कह रही है ऐसा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर हमारा बहुत सुरक्षित से कंप्यूटर एज का फ्यूचर है। तो वो हायर स्टेज इंडस्ट्री पे काम कर रही है, और हायर स्टेज इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि वो लॉन्ग टर्म के विषय में सोच रही है प्रोजेक्ट के। तो जब आपकी अर्थव्यवस्था में शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट दोनों एक साथ बनते हैं, दोनों एक साथ बनते हैं। मुझे याद है 2001 में जो एक पुल बना है, इस समय नैनी में पुल बना है, नैनी टू आपका यहाँ से बना है मिल्टो पार्क से, वो पुल का पहला नींव मेरे सामने रखी गई थी और मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, तो हम लोग देखने जाते थे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ग्रेजुएशन वो बन रहा था, एक लॉन्ग टाइम तक बना, उसके बाद अब लॉन्ग टाइम तक रिटर्न भी देगा। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इन्वेस्टर तभी इस प्रोजेक्ट में आते हैं जब उनको ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर में रहती है। तो इसे हम लोग हायर स्टेज इंडस्ट्री में कहते हैं। तो ये ओवर इन्वेस्टमेंट को दिखाता है। ओवर इन्वेस्टमेंट का ये सीधा मतलब होता है कि लोअर स्टेज इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट और उसके साथ ही साथ हायर स्टेज इंडस्ट्री में भी इन्वेस्टमेंट हो। तो इस सिचुएशंस को हम लोग अर्थव्यवस्था में ओवर इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ठीक है, ओवर इन्वेस्टमेंट। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट, लोअर स्टेज इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट एंड हायर स्टेज इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर दोनों में एक साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, यानी प्रोपोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू राइज करता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग ओवर इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर केवल और केवल इकोनॉमी में लोअर स्टेज इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ता, केवल यहीं पर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और यहां पर उत्पादक नहीं आते हैं, तो ये रिसेशन का सिंबल है, यानी अर्थव्यवस्था आपकी डिक्लाइन कर रही है। लोग कह रहे हैं पता नहीं इस पे पैसा लगाना सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है। ठीक है, तो ये हमको होता कि जब एक इंडस्ट्री में पैसा लोग लगाते हैं लेकिन दूसरे में आपका पैसा नहीं लगाया जाता है, तो इस प्रकार की हम लोग कार्यशैली को हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह की कार्यशैली को हम लोग रिसेशन या डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जब इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी में होती है, जब इकोनॉमी तेजी से बढ़ती है, ऊपर की ओर, तेजी से ऊपर की ओर बढ़ती है, तो ये ऊपर की ओर बढ़ती है, तो इसका मतलब होता है LSI में पैसा खूब लग रहा है एंड उससे ज्यादा HSI में पैसा लग रहा है, जिसके परिणामस्वरूप लोगों को रोजगार यहां पे मिल रहा है और लोगों को यहां भी लॉन्ग टर्म का रोजगार मिल रहा है। पता है, आप इस कंपनी में अपने आप को एडजस्ट, अपने आप को एम्प्लॉयमेंट पाने से अच्छा HSI में आप जाना पसंद करोगे। लॉन्ग टर्म वाला प्रोजेक्ट है, कंपनी बंद होने के चांसेस ही नहीं है।
ठीक है, तो यहां पर अर्थव्यवस्था तेजी से बूम करती चली जाती है एंड आफ्टर रीचिंग द पीक पॉइंट पर पहुंचने के बाद जब अर्थव्यवस्था में ऐसा कुछ होता है, ठीक है, और कहां से, ब्याज की दर से, तो अर्थव्यवस्था में लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है। लोगों का मतलब कैपिटलिस्ट का, पूंजीपति का, निवेशक का, और वो केवल एलएसआई में इन्वेस्टमेंट यहां पे करता है और एचएसआई में नहीं करता है। कहां तक, ये जो लाइन आपकी खींची है इक्विलिब्रियम लाइन, इस इक्विलिब्रियम लाइन के नीचे सोचिए एलएसआई में भी इन्वेस्टमेंट बंद और एचएसआई में भी इन्वेस्टमेंट बंद। दैट इज द स्टेज ऑफ डिप्रिसिएशन। इसे हम लोग डिप्रिसिएशन या अवसाद की स्थिति कहते हैं। तब अर्थव्यवस्था में सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ठीक है, यानी जो आपका ये जो आपके पास ये इक्विलिब्रियम लाइन है, इक्विलिब्रियम लाइन के ऊपर वाले पोर्शन में हम जब गिरते हुए भाग में रहते हैं तो इसमें एलएसआई में लोग निवेश करते रहते हैं, बट एचएसआई बंद हो जाता है। फिर भी उम्मीद बनी रहती है, जैसे ना प्लेन का एक इंजन बंद हो एक इंजन चालू हो, तो उम्मीद है चलो एक इंजन शायद थाम ले प्लेन को ना। तो यहां पर आपकी अर्थव्यवस्था को एलएसआई थामे रहता है, लेकिन अर्थव्यवस्था गिरती जाती है। लेकिन यह स्टेज अवसाद है जहां पर अर्थव्यवस्था तेजी से गिरती है, क्योंकि इसमें एलएसआई में निवेश करना उत्पादक बंद कर देता है, एचएसआई में भी बंद कर देता है। भयंकर बेरोजगारी दिखाई पड़ती इकोनॉमी में। ठीक है, तो इन टर्मिनोलॉजी का मैंने दो टर्मिनोलॉजी आपके साथ बात किया, द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सच एज एलएसआई एंड एचएसआई, और क्या इंपैक्ट या कहां पर क्या स्टेटस होगा मैंने ये आपके साथ डिफाइन किया। दैट इज द फर्स्ट वेरिएबल। अभी मैं 3 वेरिएबल आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, तो उन तीनों वेरिएबल को बहुत केयरफुली देख लीजिएगा। अब दूसरा आपका होता है वेरिएबल जो बहुत ज्यादा हेयक ने, इसको विक्सेल ने डेवलप किया था। ये पॉइंट याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है कि विक्सेल थ्योरम क्या है, तो ये विक्सेल ने डेवलप किया था और इसे विक्सेल का सिद्धांत भी कहते हैं। और इन्होंने दूसरी टर्मिनोलॉजी जो बात किया था वो बाजार ब्याज दर, और इन्होंने बात की थी प्राकृतिक ब्याज दर पर, प्राकृतिक ब्याज दर पर। 2 प्रकार के ब्याज दरों पर इन्होंने बात की थी। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड इसे नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो बहुत केयरफुली, इसकी डिफिनीशन मैं बताऊं, पीसीएस में लगभग हर बार पेपर में पूछी गई है। इसकी डिफिनीशन यूजीसी नेट जेआरएफ में हर बार पूछी जाती है और हर बार बच्चे गलत करके आते हैं। डिफिनीशन बहुत केयरफुली सुन लेना। बाजार ब्याज दर वो ब्याज दर होती है जहां पर डिमांड ऑफ कैपिटल इक्वल टू सप्लाई ऑफ कैपिटल होती है। मैंने क्लासिकल थ्योरम आपके साथ पढ़ाई थी कि जहां पर बचत और निवेश दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं वहां पर ब्याज की दर का निर्धारण हो जाता है। दैट डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। वहां पर ब्याज की दर का निर्धारण हो जाता है। ये बाजार ब्याज दर की डिफिनीशन है, वेयर द डिमांड ऑफ कैपिटल एंड द सप्लाई ऑफ कैपिटल बोथ आर इक्वल। जहां पर पूंजी की मांग तथा पूंजी की पूर्ति बराबर होती है वो आपकी बाजार ब्याज दर है। ठीक है, मार्केट मैकेनिज्म है। और दूसरा हमारे पास जो होती है, आपके पास एक होती है नेचुरल। ठीक है, आपने टेक्नोलॉजी देखा नेचुरल, तो नेचुरल का मतलब होता है, इसका मतलब यह होता है कि उधार देय कोषों की मांग, उधार देय कोषों की मांग और ऐच्छिक बचतों की पूर्ति के बराबर हो, और ऐच्छिक बचतों की पूर्ति के बराबर हो। ठीक है, अब आपको कहोगे सर नहीं समझ में आया। बात सही है, टेक्निकल थोड़ा सा भाषा इसकी स्ट्रांग है। इसलिए देखो नेचुरल का मतलब होता है ऐसा, देखो 2 प्रकार का मार्केट मैकेनिज्म चलता है। ठीक है, एक मार्केट मैकेनिज्म होता है मंडी में आलू क्या रेट है, वो डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन करता है।
आप कहोगे सर 15 रुपए। अरे आप बाजार से क्यों लिए हो, गांव से ले लेते, उनके खेत में चले जाते, चाचा के खेत में, वो तो 12 रुपए में दे रहे हैं। तो जो चाचा 12 रुपए में दे रहे हैं वो प्राकृतिक ब्याज दर है, यानी उधार दे कोषों की मांग, यानी जो लोग मांग रहे हैं उधार दे कोष, यानी ऐसा फंड जो वो डिमांड कर रहे हैं, वो ऐच्छिक बचतों की पूर्ति से, यानी गांव के लोग बचाते हैं या हम और आप बचाते हैं और अपनी इच्छा से पैसा बचाए हैं। ऐसा नहीं कि हमको फोर्सफुली कुछ कहा गया है, नहीं, हमने पास जो बचत है उस बचत को हम देने को तैयार हैं। ठीक है, एक व्यक्ति से मैंने मान लीजिए कन्हैया से बोला कि मैं गया था आज ब्याज पर पैसा लिया, तो इसने बोला सर क्या क्या रेट पड़ा, मैंने कहा कि मैंने लिया 10% पर 2 लाख रुपए। इसने कहा सर फालतू में आप ले लिए 10% पर। मैंने कहा क्यों सर, चलिए मेरे पास परिचय के लोग हैं, वो 8% पे आपको 2 लाख दे देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समाज के लोग, जो समाज में रहते हैं, जो इकोनॉमिक लोग, मैं सोशियोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, इकोनॉमी में लोग 8% पे देने को तैयार हैं। उनके पास जो पैसे बचे वो कह रहे हैं हमसे नहीं ले लो। आप क्यों बैंक गए थे? ये बैंक जो होता है ये बाजार ब्याज की दर को बताता है, मैं अगर टेक्निकल बताऊं तो। और जो हम और आप किसी व्यक्ति को पैसा देने को तैयार हैं, ठीक है दे देगा, हमारे परिचय का है, अच्छा व्यक्ति है, दे देंगे, और हम बाजार ब्याज दर से कम में देने को तैयार हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है जो इकोनॉमी में आम प्रचलन में चलता है। ठीक है, आम प्रचलन में चलता है। तो हम क्या कहेंगे कि प्राकृतिक ब्याज की दर यहां पे कम है, बाजार ब्याज की दर ज्यादा है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि यहां पर आराम से इकोनॉमी में हम ये देख सकते हैं। तो कभी कभी अर्थव्यवस्था जब इक्विलिब्रियम में होती है तो आपके पास मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में जो संतुलित ब्याज की दर है, यानी जो प्राकृतिक ब्याज की दर है, ठीक है, वो बाजार ब्याज दर से कम होती, जैसे मैंने यहां पे बताया कि मैंने 10% पे 2 लाख रुपए लिया, लेकिन मुझे कन्हैया ने बताया कि नहीं सर 8% में लोग देने को तैयार है, चलिए मैं दिला दूं 8-10 लोगों से। तो मैं क्या कहूंगा, बाजार ब्याज दर से प्राकृतिक ब्याज की दर कम है, मैं बड़ा खुश हुआ और मैं बिजनेस वाला आदमी, और मैंने सोचा कि ये बढ़िया हुआ, LSI में चलो पैसा लगा देते हैं। और इसके साथ ही साथ पैसा, क्योंकि बाजार ब्याज दर से कम में कन्हैया ने दिलाया है, इसलिए HSI में भी लगा देते हैं पैसा। यानी मुझे जब मैंने जितना सोचा था मार्केट से कम रेट में मिल जाता। आप जाते हो सब्जी मंडी में, देखते हो अरे बड़ा सस्ता है, और सब्जी मंडी से अगर सस्ता आपको किसान के घर में मिल गया तो पता आप 5 किलो 10 किलो लेने लगते हो। वही बिहेवियर यहां पर एक उत्पादक भी अपनाता है। वो क्या करता है कि जब देखता है कि नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, इज लेस देन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो अर्थव्यवस्था में LSI में इन्वेस्टमेंट करता है और साथ ही साथ HSI में भी इन्वेस्टमेंट करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में जब डबल इन्वेस्टमेंट होता है तो आपकी इकोनॉमी का जो ट्रेड साइकिल होता है वो ऊपर की ओर तेजी से जाता है। ठीक है, PCS में यहीं पर पूछा गया था प्रॉस्पेरिटी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा होता है। निम्न कथनों में विवेचना कीजिए। पहला कथन, ठीक है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लेस देन नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बन गया PCS का क्वेश्चन। ठीक है, पूछा जाएगा कि अर्थव्यवस्था में जब व्यापार चक्र समृद्धि की दिशा में जाता है तो बताइए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये आपके PCS और नेट JRF का प्रश्न बन जाता है। तो आपको थ्योरम आनी चाहिए कि जब नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तथा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो लोग अर्थव्यवस्था में LSI में ही निवेश बढ़ाते हैं और उसके साथ ही साथ HSI में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था प्रॉस्पेरिटी में यानी समृद्धि की दिशा की तरफ जाती है। ठीक है, तो समृद्धि की दिशा में जाती है।
तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है जब अर्थव्यवस्था पीक पर पहुंच जाती है, इस पीक पर पहुंचने के बाद क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से चेंज होता है। यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट अब ये दूसरा वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, यानी नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है और मार्केट इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। ठीक है, तो जब अर्थव्यवस्था में इजीली अवेलेबल होने वाला जो पैसा है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में लोग कहते हैं अरे बाजार ब्याज दर अब ज्यादा हो गया है, तो वो कहता है एक काम कर, तो लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी वाले प्रोजेक्ट में पैसा ना लगाओ क्योंकि ब्याज की दर ज्यादा है, बाजार ब्याज की दर। और याद रखना नेचुरल केवल डिटरमाइन करता बट मिलता कम है। लोग इतना पैसा थोड़ा दे पाएंगे ना कि आपको 50 लाख चाहिए गांव में, चलो हम 50 लाख दिलाते। रेट तो चलेगा कि बहुत कम चल रहा, बट 50 लाख कौन देगा ना, वो तो बैंक से ही आना पड़ेगा। और बैंक में क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। परिणाम स्वरूप आप कहोगे सर एक काम करते हैं, क्या करते हैं कि LSI में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, HSI में नहीं करते हैं, थोड़ा बाजार ब्याज की दर ज्यादा है। कभी कभी इसके बीच का अंतराल और ज्यादा बढ़ जाता है, इसके बीच का अंतराल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी मार्केट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, मतलब कि जो नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बहुत ज्यादा हो जाता है, उसके साथ ही मार्केट का भी बढ़ जाता है। तो फिर लोग क्या करते हैं, एवॉइड करने लगते हैं, ना तो LSI में निवेश करते हैं और ना ही HSI में निवेश करते हैं। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था तेजी से अवसाद स्थिति में चली जाती है और यहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आकर के रुक जाती है। अब क्या होता है, फिर से बैंक का कोष भर गया, कोई लोन ही नहीं ले रहा, ना तो LSI में निवेश हो रहा है और ना HSI में। तो बैंक के पास तो फुला फुल कोष हो जाएंगे ना, लोगों के पास बचते खूब हो जाएंगी। तो अब क्या होगा, फिर से नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा और नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से मार्केट रेट से फिर से इकोनॉमी ऊपर की ओर जाने लगेगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो उत्पादक होगा LSI में निवेश करेगा, साथ ही साथ HSI में। लेकिन प्रारंभ दौर में, मैं अगला डायग्राम का अगला पार्ट बनाता हूं, थोड़ा सा देखिएगा कि मैंने कहानी यहां से समझाई यहां तक। ठीक है, यहां पे मैंने आपको बताया कि इस सेक्टर में LSI में निवेश बंद हो गया प्लस HSI में निवेश बंद हो गया, दोनों बंद। अर्थव्यवस्था मिनिमा पे पहुंच गई। मिनिमा का मतलब होता है जहां पर अब इससे नीचे इकोनॉमी नहीं गिरेगी, अर्थव्यवस्था में यहां हो गई। अब क्या हुआ कि नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है ये कम हो जाती है मार्केट रेट से। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा कोष हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप अब उत्पादक देखते हैं कि जो नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम है, परिणाम स्वरूप वो निवेश यहां से बढ़ाता है। लेकिन यहां से लेकर के संतुलन बिंदु तक जो निवेश होगा वो केवल और केवल किससे बढ़ेगा, LSI लोअर स्टेज इंडस्ट्री से। अभी भी हायर स्टेज इंडस्ट्री पे वो पैसा लगाने को तैयार बंदा नहीं है, क्योंकि अभी रिस्क से उबरा है। अभी अर्थव्यवस्था रिकवर कर रही है, अर्थव्यवस्था में अभी बेनिफिट LSI ज्यादा दे रहा है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बना रहा फटाफट बिकता जा रहा है। लोगों के पास पैसे नहीं है ना, इसलिए वो एक उत्पादक सोचता है LSI पे पैसा लगाओ। जैसे अर्थव्यवस्था संतुलन स्तर पर पहुंचती है तो अब उत्पादक कहता है कि ठीक है संतुलन हो गया, यानी अगर 10 प्रोडक्ट मांगे जा रहे हैं तो 10 प्रोडक्ट LSI सप्लाई कर देता। अब उत्पादक क्या करता है, तो उत्पादक इस पॉइंट के बाद क्या करता है, दोनों स्टेज में इन्वेस्टमेंट करने लगता। किसमें, LSI प्लस HSI दोनों में इन्वेस्टमेंट करने लगता है। ठीक है, दोनों में इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता और आपकी फिर से प्रॉस्पेरिटी आ जाती है। ठीक है, फिर से प्रॉस्पेरिटी आ जाती है तो आपको यह सिचुएशन मार्केट में दिखाई पड़ने लगती है। ठीक है, ये आपको अर्थव्यवस्था में दिखाई पड़ने लगती है। तो इस प्रकार जो प्राकृतिक ब्याज की दर है, ठीक है, और जो मार्केट ब्याज की दर है उनका खेल होता है पूरा, जो LSI एंड HSI एंड बोथ में इन्वेस्टमेंट की दिशा को निर्धारित करते हैं। तो ये दूसरा वेरिएबल को मैंने पहले वेरिएबल से कनेक्ट कर दिया और व्यापार चक्र को डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये आपके पास क्या हुआ
कि ब्याज की दर को भी मैंने बात कर दिया। अब इसी प्रकार जो बचतें होती हैं, ठीक है, बचतें मैंने आपको बताया कि दो प्रकार की बचतें होती हैं, ठीक है। तो आपके पास दो प्रकार की कौन कौन सी बचतें होती हैं? तो एक आपके पास जो बचतें होती हैं वो ऐच्छिक बचत होती है। तीसरा वेरिएबल मैं बचत पे बात करना चाहूँगा कि दो प्रकार की बचतों की विषय में बात की गई। एक आपकी होती है ऐच्छिक बचत, जिसको वॉलंटरी सेविंग कहते हैं, ठीक है। ऐच्छिक बचत, ऐच्छिक बचत का मतलब होता है मैंने 100 रुपये पाया, 80 रुपये कंज्यूम कर गया, 20 रुपये बचा लिया, ठीक है, ये मेरी ऐच्छिक बचत है। दैट इज 20 इज द माई वॉलंटरी सेविंग। अब क्या हुआ, बाजार में पता चला कि जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो मैंने सोचा रोज पनीर खाने से अच्छा एक काम करते हैं, मार्केट रेट का फायदा लेते हैं। 100 रुपये मैं कमाता हूँ, एक काम करते हैं 70 का खाते हैं जी, रोज रोज पनीर अच्छी बात नहीं है, अपने आप को मैंने समझाया। अब मैं 30 रुपये बचाने लगा, किसकी लालच में? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट की लालच। तो ये जो मैंने बचत बढ़ा दिया, ये बचत को कहते हैं, क्या होता है, फोर्स्ड सेविंग, ठीक है, बलात् बचत जिसको कहते हैं, बलात् बचत कहते हैं। बलात् बचत का कॉन्सेप्ट है फोर्स। मैंने मार्केट के में रेट ऑफ इंटरेस्ट से अपने आप को प्रभावित पाया। रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण मैंने सोचा कि दिस इज द गुड, कि अगर मैं कंजप्शन पे ज़्यादा ना खर्च करूं। बाइक लेना था, मैंने बाइक नहीं लिया, उस पैसे को चलो बैंक में डाल देते हैं, चलो बाइक बाद में ले लेते हैं। तो इससे क्या हुआ कि मैंने अपने कंजप्शन बिहेवियर को डिक्लाइन कर दिया, और जब मैंने कंजप्शन बिहेवियर को डिक्लाइन कर दिया तो उसके परिणाम स्वरूप अब मेरी बचतें बढ़ने लगी। तो ये मेरा बिहेवियर कैसे दिखाई पड़ा? बलात् बचत का। तो अर्थव्यवस्था में जब, अब अर्थव्यवस्था में जब हम यहाँ पे जाते होते हैं, ठीक है, यहाँ पर जाते होते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आपके पास प्राकृतिक ब्याज की दर है वो बाजार ब्याज की दर से कम होता है, यानी यहाँ पर बलात् बचतें ज़्यादा होती हैं। लोग कहते अच्छे बाजार में ब्याज की प्रत्याशा के कारण लोग बचाने लगते हैं कि पूंजीपति अच्छा ब्याज दे रहे हैं, ले लो। और पूंजीपतियों को क्या होता है, पैसे मिलते जाते हैं, फटाफट इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं। और यहां पर जब हम आते हैं तो हमारे पास यहां पर ऐच्छिक बचतें ज़्यादा होती हैं। हम क्यों बचाएं जब अच्छा ब्याज की दर नहीं मिलने वाला है? तो ये तीन वेरिएबल हैं, मैंने कनेक्ट कर दिया। पहला वेरिएबल मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहला वेरिएबल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट, आपका LSI, HSI। दूसरा आपका मैंने ब्याज की तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बात किया, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्राकृतिक नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है जब हमको सोसाइटी में, समाज में, ठीक है, लोग उस ब्याज दर पर ऑटोमेटिकली देना स्वीकार करते हैं। ऑटोमेटिकली का मतलब होता है सर आप क्यों जा रहे हो बैंक, हमसे ले लीजिए ना इतनी चीज़ें। किसान कह रहा है मंडी से आप क्यों खरीद रहे हो, इस रेट से कम रेट पे आप हमारे घर से उठा लीजिए ना, चले जाइए, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब होता है समाज में जो प्रचलन में है, बैंक वाली बात नहीं, बैंक में जो चलता चलता समाज में क्या प्रचलित है। दो प्रकार के मार्केट मैकेनिज्म काम करता है, एक डिमांड एंड सप्लाई का मार्केट मैकेनिज्म काम करता है, ठीक है, सेविंग इन्वेस्टमेंट का, और एक इकोनॉमी में चलता है जो क्या होता है, ऐच्छिक बचतों को लोग देने को तैयार होते हैं। बलात् की मैंने बात नहीं किया, फोर्स सेविंग की बात मैंने नहीं किया है, फोर्स सेविंग का आगे मैटर हमें हुआ। तो इस प्रकार हमारे पास जो ब्याज की दरें होती हैं वो दो प्रकार की ब्याज की दरें पाई जाती हैं, ठीक है। तो दो प्रकार की जब ब्याज की दरें पाई जाती हैं तो अर्थव्यवस्था में हमें ये दिखाई पड़ता है। और तीसरा मैंने आपके साथ डिस्कस किया, एक मिनट सर आवाज नहीं आ रही क्लियर। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है? अब आ रही है। अच्छा बोलेंगे तब तो आएगी। तो इस प्रकार हमारे पास तीन प्रकार के वेरिएबल्स थे, और एक बार चलिए मैं तीनों वेरिएबल को रिकनेक्ट करके फिर से बता देता हूं, ठीक है। पहली चीज, अर्थव्यवस्था में जब हम यहां से मान लीजिए
समृद्धि की दिशा की ओर जाते हैं, तो समृद्धि की दिशा की ओर जाने का मतलब होता है कि जो आपकी प्राकृतिक ब्याज की दर है, नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कम है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ये इसका मतलब है। तब अर्थव्यवस्था में LSI में और उसके साथ HSI दोनों में समृद्धि दिखाई पड़ती है, दोनों में बढ़ोतरी दिखाई पड़ती है। अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रो करती जाती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रो करती चली जाती है और हम अर्थव्यवस्था के इस पॉइंट पर आ जाते हैं। इस पॉइंट के बाद यहां तक इन्होंने दो चरण का बताया था, एक इन्होंने समृद्धि में जोड़ा और दूसरा इन्होंने पूरे डिक्लाइनिंग स्टेज को, यानी 2 चरण वाला व्यापार चक्र बताया था हेयक ने, 4 चरण वाला नहीं बताया इन्होंने। तो ये दूसरा जो ये यहां से गिरना स्टार्ट होता और जब तक गिरता जाता, इसको इन्होंने दूसरे चरण में रखा और इस चरण के अंतर्गत उन्होंने डिफाइन किया कि इसका अगर मैं एक पार्ट ये मान लेता हूं तो यहां पर जो रेट ऑफ होता है, यानी जो नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा हो जाता, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता, बट इसके बीच का अंतराल ज़्यादा अंतर नहीं होता, यानी इन दोनों के बीच का अंतराल बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसलिए LSI में निवेश बढ़ाते हैं और उसके साथ HSI में निवेश नहीं होता है। अर्थव्यवस्था गिरती तो है बट धीरे दर से, गिरती तो है बट धीरे दर से, लेकिन इसके बाद यहाँ पर यही कंडीशन पाई जाती है सेम, NR इज ग्रेटर देन MR, और यहाँ पर इसके बीच का अंतराल बढ़ जाता है जिससे LSI और HSI दोनों में क्या होती है, गिरावट देखी जाती, गिरावट भी देखी जाती है और परिणाम स्वरूप हम क्या होता है, न्यूनतम पॉइंट पे आ जाते हैं। फिर इस न्यूनतम पॉइंट पर यही कहानी स्टार्ट होती है यहाँ वाली कि अर्थव्यवस्था में जो नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिससे LSI में इन्वेस्टमेंट प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार हेयक का अति विनियोग सिद्धांत अर्थव्यवस्था में काम करता है और ये मैंने आपके साथ डिफाइन किया इसका कॉन्सेप्ट। अब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हो।